नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आगे विस्तार से बात महाराष्ट्र की सियासत की होगी। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और ऐसे में महाराष्ट्र का सियासी रण क्या कह रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की, जिसमें हर पार्टी अपना अपना दांव आजमा रही है। महाविकास अघाड़ी और महायुति में क्या चुनावी हलचल है, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ में करने जा रही हूं। महाविकास अघाड़ी आज औपचारिक तौर पर सीट बंटवारे का ऐलान करने जा रही है। ये आज के दिन की बड़ी सियासी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है। दो गठबंधन महाराष्ट्र में आप जानते हैं, एक महाविकास अघाड़ी है, दूसरा महायुति है। और आज की बड़ी खबर यह कि महाविकास अघाड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेगी, जिसमें सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। साफ कर दिया जाएगा कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दोपहर बाद महाअघाड़ी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आप जानते हैं, कल महाविकास अघाड़ी में नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें हमने देखा किस तरीके से पहले कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच बैठक हुई, फिर इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच बैठक हुई और फिर तीनों दलों की आपस में एक साथ बैठक हुई। और इस बीच आपको बताते हैं, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का आखिरकार वो फॉर्मूला क्या है जो तय हुआ है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके हिसाब से जो नंबर सामने आ रहे हैं, अब वो सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देती हूँ। सूत्रों के मुताबिक ये रह सकता है गठबंधन का फॉर्मूला। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस 103 से 108 सीट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है 90 से 95 सीट और एनसीपी शरद चंद्र पवार 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाजवादी पार्टी समेत अन्यों को भी एडजस्ट करने के लिए 3 से 6 सीटों का फॉर्मूला जो महाविकास अघाड़ी ने तय किया है। कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी में बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सीटों पर बात बन गई है। कुल 288 आप जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में सीटें हैं और इन 288 विधानसभा सीटों में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 103 से 108 सीटें जा सकती हैं। 90 से 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। 80 से 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मतलब यहां पर बड़े भाई की भूमिका में और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई फिलहाल इस फॉर्मूले के तहत महाविकास अघाड़ी में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इस बीच आपको यह भी बता देती हूं कि मामला जहां अटक रहा था वो इलाका मुंबई का था और ऐसे में मुंबई की वो विधानसभा सीटें जिसको लेकर खासतौर से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में और उद्धव गुट में बात नहीं बन पा रही, यहां मुंबई की सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुंबई में दबदबा उद्धव का ही रहने वाला है, क्योंकि मुंबई की जो कुल 36 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव गुट के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। जरा ये ग्राफिक्स बदल दीजिए, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी और वो ताजा तस्वीर मुंबई की आपको दिखाएं जरा। ये तो कुल 288 सीटों का हमने जिक्र किया। अब स्पेसिफिकली मुंबई की अगर बात की जाए, 36 विधानसभा सीटें कुल मुंबई रीजन में, ये देखिए, ये आपके सामने आंकड़ा आ गया है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट 18 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर, एनसीपी शरद गुट 2 सीटों पर और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये मुंबई रीजन की 36 सीटों का पूरा हिसाब किताब आपके सामने। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों का भी पूरा गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें, उसका एक आंकड़ा आपके सामने। महाविकास अघाड़ी में जो हलचल है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है और साथ ही महायुति की तैयारियों पर बात करने के लिए आप देख रहे हैं नम्रता भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले बात महाविकास अघाड़ी की करेंगे। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मूला तय हो गया है सीट बंटवारे का। मृत्युंजय, आज दोपहर तक औपचारिक ऐलान संभव? जी बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे के बाद में एक औपचारिक ऐलान, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका ऐलान संभव है। कल देर रात तक जो बैठक चली थी उसमें लगभग सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी एक राउंड की और बातचीत होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक ओवरऑल एक सहमति बन चुकी है कि किन किन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। तो जैसा आप अभी जानकारी दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली है, करीब 105 ± 2 सीटें। 90 से 95 का आंकड़ा उद्धव गुट का रहने वाला है और 80 से 85 शरद पवार गुट का। और अब ये देखना होगा कि छोटे दलों को ये कैसे अकोमोडेट करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी जितना मांग रही है 5 सीटें वो उतना देते हैं, क्योंकि वो 5 का ऐलान कर चुके हैं।
इसके अलावा शेतकरी कामगार पक्ष है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो इन्हें ऐसा संभव है कि शरद पवार गुट अपने खेमे में से, अपने हिस्से में से सीटें दे सकता है। तो लेकिन एक आम सहमति बन गई है और इसकी वजह यह है कि काफ़ी देर हो रहा है। कल नामांकन भी शुरू हो गया है। कल महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन बहुत से उम्मीदवारों ने किया, खास करके निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया। पार्टियों ने, उद्धव गुट की बात करें या शरद पवार गुट की, उन्होंने अपने बड़े नेताओं को एबी फॉर्म दे दिया है और ये कह दिया है कि वो तैयारी में लग जाए। तो कहीं ना कहीं कल 24 तारीख है, कल खुद आदित्य ठाकरे एक भव्य एक यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन करेंगे, तो उनको एबी फॉर्म मिल चुका है। इस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं, पर एक कंसेंसस बन चुका है और दोपहर बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान भी हो जाएगा। चलिए, तो महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे का आज औपचारिक ऐलान संभव, लेकिन उधर महायुति में अभी सीट बंटवारे को लेकर माना यह जा रहा है कि तस्वीर साफ ही नहीं हो पा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि फॉर्मूला जो है अब वो लगातार जो सामने आ रहा है, महायुति ने उसको लेकर अभी कोई मुहर नहीं लगाई है। और इस बीच बड़ी खबर ये, सीट बंटवारे से पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कर दिया गया है। अब ये पहली लिस्ट है, हाँ जी, और फिर दूसरी आ जाएगी और फिर चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, नम्रता इस समय हमारे साथ मौजूद है। नम्रता, बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम की 45 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तो जारी की जा रही है, लेकिन ओवरऑल महायुति 288 विधानसभा सीटों में गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या, इस पर मोहर कब तक? देखिए रोमाना, महायुति की तरफ से बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कई सीटों का ऐलान किया गया है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी 156 के करीब जो है वो उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें से 99 की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो 75 से 80 के करीब वो उम्मीदवार उतार सकते हैं। अजित पवार के खेमे में 53 से 55 सीट जो है वो आ सकती है। तो फिलहाल अगर बात करें महायुति की दो बड़ी पार्टियों की, बीजेपी और शिवसेना, इन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है। बीती रात को एकनाथ शिंदे ने 45 उम्मीदवारों की नाम लिस्ट जारी की, जिसमें उनका खुद का भी नाम जाहिर है। अजित पवार की तरफ से आधिकारिक अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, तकरीबन 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एबी फॉर्म अजित पवार की तरफ से दिया गया है। यानी कि महायुति की तरफ से टोटल लिस्ट नहीं निकाली गई है, लेकिन तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी में अभी तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। और महायुति के नेताओं की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो बाकी की लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। खासतौर पर अजित पवार गुट की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, क्योंकि कल 24 तारीख है और कल एकनाथ शिंदे भी अपना नामांकन भरेंगे कोपरी से। तो जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, नामांकन को लेकर, वो महायुति में शुरू हो गई है। लेकिन जो फाइनल लिस्ट है वो शाम तक या फिर कल सुबह तक आने की पूरी उम्मीद है। रोमाना, बहुत शुक्रिया नम्रता, आपका भी, मृत्युंजय आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के रण में सबके अपने अपने समीकरण। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली खबर का रुख कर रही हूँ, और वो खबर महामुलाकात की। जी, आज ये महामुलाकात हो सकती है और सबकी नजर इसी पर लगी हुई है कि आखिरकार इस महामुलाकात में क्या होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, आप जानते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में लगातार जारी है। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के दौरे पर हैं और आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है कजान में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने जा रही है कजान में। ब्रिक्स सम्मेलन के इतर आज दोनों नेताओं की लंबे समय बाद मुलाकात होने जा रही है। 5 साल के बाद ये मुलाकात होने जा रही है। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। 2019 वो साल था जब दोनों नेता एक साथ बैठे थे, दोनों ने बातचीत की थी, और अब आज 5 साल बाद औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेताओं के बीच। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक अहम समझौता हुआ। सीमा पर तनाव दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी, और ऐसे में अब सबकी नजरें इसी मुलाकात पर आकर टिक गई हैं। एलएसी पर जिस तरीके से सहमति बनी, उसी के बाद यह माना जा रहा था कि रास्ता साफ हो गया दोनों नेताओं की मुलाकात का। भारत जो चाह रहा था एलएसी पर, आखिरकार चीन से वो मनवाने में भारत कामयाब रहा। चीन को भारत की मांग के सामने झुकना पड़ा, और अब एलएसी पर बात बनने के बाद ये मुलाकात
शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 5 साल बाद दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 5 साल बाद औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे कजान से इस वक्त मौजूद हैं और विशाल से ही जरा समझते हैं द्विपक्षीय वार्ता 5 साल के बाद अब जब दोनों नेता आमने सामने होंगे तो फिर एजेंडा इस वार्ता का क्या रहने वाला है। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? और रोमाना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज शाम 4 बजे के बाद द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 5 साल बाद पहली बार दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे और इस मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि भी विदेश मंत्रालय ने कर दी है। और भारत चीन के संबंधों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होनी है और इसके साथ ही क्योंकि आप देखिए बीते दिनों में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी जो डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति है उस पर अपना बयान जारी किया है। यह कहा जा सकता है 2020 से पहले वाली जो स्थिति एलएसी पर थी वो बहाल होगी, यानी पेट्रोलिंग हो पाएगी और जो चरवाहे जिस इलाके तक जाते थे लद्दाख में वहां तक वो आ जा पाएंगे। यानी कि एक ये बड़ी उपलब्धि भारत की मानी जाएगी। जो पुरानी स्थिति 2020 की जो गलवान से पहले की स्थिति थी वो स्थिति बहाल होगी, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है। और इसके साथ ही क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग को मिलना है तो भारत चीन के संबंधों को लेकर भी बातचीत होगी। द्विपक्षीय संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि मल्लापुरम में 2019 में जो हमने मुलाकात देखी थी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद ये पहली औपचारिक बैठक होगी। हालांकि बीच में 2 बार जरूर किसी बड़े मीटिंग के साइडलाइन में सिर्फ हाथ मिला था, चाहे हम इंडोनेशिया के बाली की बात करें G20 के समय या दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में, लेकिन वो कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। पहली औपचारिक मुलाकात 2019 के बाद आज हो रही है रूस के कजान शहर में और पूरी दुनिया की इस पर नजर रहने वाली है क्योंकि कल पुतिन से आमने सामने आए तो हाथ जरूर मिलाया, लेकिन जब बात होती है द्विपक्षीय वार्ता की तो फिर 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार ये महा मुलाकात जो होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच। बहुत शुक्रिया विशाल आपको इस तमाम जानकारी के लिए। हम आप जानते हैं प्रियंका गांधी आज केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और ऐसे में केरल के वायनाड पहुंच गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वायनाड पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद जब राहुल ने यह सीट खाली की तो यहां से बहन प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इसी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वायनाड पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो मुंबई में हुआ था, इसी मामले की जांच में एक नया और बड़ा खुलासा जो आप जानने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। देखिए, पहली बार लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है इस हत्याकांड में। अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। दरअसल स्नैपचैट के जरिए हत्यारों के संपर्क में था लॉरेंस का भाई अनमोल। मोबाइल की फोरेंसिक जांच में स्नैपचैट ने ये राज खोल दिए हैं। क्राइम ब्रांच जल्द मकोका की धारा जोड़ सकती है इस पूरे मामले में। अब तक की जांच में लॉरेंस गैंग पर ही शक था और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, लॉरेंस का भाई अनमोल जो शूटर्स के संपर्क में था। सलमान से नजदीकी के चलते इस हत्या की आशंका जताई जा रही थी कि बाबा सिद्दीकी को निशाने पर इसलिए लिया गया क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त। तो अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ ये लिंक मिला है। ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। स्नैपचैट के जरिए ये लिंक जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं लॉरेंस का भाई है अनमोल बिश्नोई और ये अनमोल बिश्नोई ही शूटर्स के साथ डायरेक्ट लिंक आदेश दे रहा था। स्नैपचैट के जरिए आरोपियों से बात की जाती थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर और बड़ा खुलासा। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था प्रवीण लोनकर। घटनास्थल से जो 4 मोबाइल मिले उन्हीं की फोरेंसिक जांच और उसी के जरिए यह बड़ा खुलासा। दरअसल जो स्नैपचैट अकाउंट था उसको बारीकी से खंगाला गया और उसी के जरिए
ये लिंक, ये सुराग जो मिला है जांच एजेंसियों को, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज ओझा से कि अभी तक वो जो अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में, अब साफ तौर पर ये जांच और इसका घेरा सिमटता हुआ लॉरेंस बिश्नोई पर, क्योंकि अनमोल बिश्नोई और उसका सीधा संपर्क शूटर्स के साथ, यही सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसी को सुराग हाथ लग गया है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी जांच में अब तक जो एजेंसियां हैं वो लॉरेंस बिश्नोई तक कहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी, ना ही अनमोल बिश्नोई तक पहुंच पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं शुभम लोनकर और इसके आसपास तक ही ये जांच सिमट कर रह जाएगी जब तक शुभम लोनकर नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच को इन मोबाइल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, इन मोबाइल्स की मिरर कॉपी मिली है, उसके बाद उसमें जो स्नैपचैट्स के जो रिट्रीवल्स मिले हैं, मतलब स्नैपचैट के कई जो मैसेजेस थे, वीडियोस थे, उन्हें डिलीट कर दिया गया था। इनको जब रिट्रीव किया गया, इसे एनालाइज किया गया, तो पता चला कि अनमोल बिश्नोई जो शूटर्स थे उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें इंस्पिरेशन देता था और उन्हें इस हत्या के लिए उकसाता था। ऐसे करके उसने उन्हें मोटिवेट किया और हत्या के लिए राजी किया। देखिए अनमोल बिश्नोई का ये पैटर्न है। सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, जो शूटर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके मोबाइल से भी ऐसे ही सबूत मिले जिसमें अनमोल बिश्नोई उन्हें प्रोत्साहित करता हुआ, उन्हें मोटिवेट करता हुआ नजर आया था। तो अनमोल बिश्नोई अपने शूटर्स को हमेशा ही मैसेजेस के थ्रू, वॉइस कमांड के थ्रू मोटिवेट करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। कुछ इसी तरह की बात इस मामले में भी नजर आई है क्राइम ब्रांच को, और ये पूरा राज जो है स्नैपचैट ऐप ने खोल रखा है। जी, तो अब अगला कदम क्या होने वाला है जांच एजेंसी का, सूरज? देखिए इस मामले में अब तक तो ये बात सामने नहीं आ पा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई है, इसी वजह से इसमें मकोका की धाराएं नहीं लगाई जा रही थी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही इस पूरे मामले में मकोका की जो गंभीर धाराएं हैं वो धाराएं इंक्लूड करेगी। वही धाराएं इंक्लूड की जाएगी जो धाराएं सलमान खान के मामले में शूटर्स पर लगाई गई थी, जो शूटर्स ने गैलेक्सी पर फायरिंग की थी। तो अब ये मामला और भी वाटर टाइट केस बनाने की तैयारी में है मुंबई पुलिस। हालांकि जिस तरह का जिशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर एक अलग एक दिशा भी दिखाई थी जांच को कि कहीं लोगों के रहने के लिए जगह या फिर तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया था ट्वीट पे। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआरए को लेटर लिखा था, वो एंगल भी अभी तक क्राइम ब्रांच ने छोड़ा नहीं है, हर एंगल से जांच कर। लेकिन जो सूत्र बताते हैं अब ये 90% श्योर हो चुके हैं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और इसकी गैंग शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक सनसनीखेज वारदात हुई है। दादरी थाना इलाके में एक फॉर्च्यूनर कार में जलाकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। सड़क से करीब 100 मीटर के फासले पर जंगल में जलती हुई कार मिली। जिस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है, नाम संजय यादव बताया जा रहा है। गाजियाबाद के रहने वाले ये प्रॉपर्टी डीलर, जानकारी ये मिल रही है पैसे को लेकर संजय यादव जो प्रॉपर्टी डीलर, उनका विवाद चल रहा था। इस हत्या के पीछे की वजह अभी क्या है ये पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, साथ ही इसके पीछे कौन है अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि पैसे को लेकर कुछ विवाद जो संजय यादव का चल रहा था, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बेरहमी के साथ प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, फॉर्च्यूनर कार से प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है। गाड़ी के भीतर ही शव जला दिया गया। प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव का हत्या की गई और हत्या के बाद गाड़ी में शव रखकर जला दिया गया। जब मेट्रो डिपो के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्होंने एक संदिग्ध पल्सर मोटरसाइकिल आते हुए देखी। उन्होंने जब मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक रुका नहीं और दूसरी तरफ भागने लगा और उसने पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए ऐसे फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया तो मोटरसाइकिल चालक के पैर में गोली लगी। उसको तुरंत ही पास वाले अस्पताल में भेजा गया उपचार के लिए। जब तफ्तीश किया गया तो पता लगा कि व्यक्ति का नाम सुनील है और कुछ दिन पहले सूरजपुर क्षेत्र में इसके द्वारा एटीएम तोड़ने की और उससे पैसे चुराने की प्रयास किया गया था। इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला है जहां एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को कार में रखकर जला दिया गया। तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम आपको। वो गाड़ी
जिसमें शव रखकर जलाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए जलती हुई कार और इसी में शव रखा था प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव। बताया जा रहा है कि संजय यादव का पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। वो पूरा मामला क्या है ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, और आखिरकार विवाद किससे चल रहा था, कौन लोग, इस हत्या के पीछे कौन हो सकते हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी जांच के बाद ही जवाब मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला उलझा हुआ पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की बड़ी चुनौती है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है फिलहाल, और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अभी सीधे सीधे उनका क्या लिंक इस पूरे मामले से, इसको लेकर बहुत से सवाल ऐसे जिनके जवाब अभी पुलिस को तलाशने हैं। तो ग्रेटर नोएडा में हुई है ये खौफनाक वारदात। वो प्रॉपर्टी डीलर जिनकी हत्या कर दी गई संजय यादव, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हत्या करने के बाद संजय यादव का जो शव है वो जला दिया गया गाड़ी में रखकर। वो जलती हुई गाड़ी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं कि अभी तक जांच पुलिस की क्या बता रही है, इस मामले की वजह क्या है। रविंद्र जी, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, बता दें कि ये फॉर्च्यूनर कार में सवार जो संजय यादव थे अपने 2 साथियों के साथ गाजियाबाद से जो है अपने घर से निकले थे साइड पर। और ये जो बताया जा रहा है कि जो इनके दो साथ में थे परिजनों ने जो हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, इन्होंने ही इसकी हत्या करी है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अभी पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस जो है ऑफिशियली जो है डिक्लेयर करेगी कि इन लोगों ने ही जो है हत्या की। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये निकल के सामने आ रहा है कि इन दोनों लोगों ने ही जो हत्या की है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो है ये जो संजय यादव थे, ये ज्वेलरी पहनने का इनका शौक था, हाथों में जो कड़ा था, इनके गले में चैन की मोती, तो उसी को लेकर के जो वो बताया जा रहा है कि हत्या की गई है। इन्होंने पहले जो ये सामने आया कि इन्होंने हत्या जो है पहले गाजियाबाद में की है, फिर रात में ठिकाने लगाने के लिए सबको उनकी फॉर्च्यूनर कार से ये गिटोना लेके आए और 100 मीटर अंदर झाड़ियों में ले जाकर इनकी जो है हत्या करी। हत्या के बाद में इनका जो कार थी, उनको जो फॉर्च्यूनर कार थी उसको जो जला दिया गया है, और मिट्टी के तेल या जो भी ज्वलनशील पदार्थ था उससे जला दिया गया कार को। उसके बाद जो है ये वहां से मौके से फरार हो गए। लेकिन जो रास्ते से गुजर रहे लोग हैं, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है उसमें आग लगा रहे हैं, मौके से भाग रहे हैं। तो पुलिस को जानकारी दी, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, आग को बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो डेड बॉडी थी या सब था जो अंदर, वो जलकर पूरा खाक हो चुका था। लेकिन पुलिस पूरे पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुट गई है। जो इनकी पहचान है गाजियाबाद के रूप में हुई है। परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों ने जो है शिकायत दी है 2 लोगों के खिलाफ। अब पुलिस जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली से पहले का जश्न अखाड़े में तब्दील हो गया। दरअसल दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर देर रात छात्रों के 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले छात्रों ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए दिए जलाए थे, और इस दौरान दूसरे गुट ने दिए जलाने का विरोध कर दिया, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। और इसी के बाद दूसरे गुट ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस तनाव को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो बीती रात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर किस तरीके से आर पार छात्रों के गुटों में, दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में कल रात बड़ा बवाल जो है वो देखने को मिला, जब एबीवीपी के कुछ छात्र जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली उत्सव जो है वो मना रहे थे, जिसमें छात्रों ने कुछ रंगोली और इसके अलावा कुछ दिए जो है वो जला करके रखे थे। लेकिन जैसा कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि दूसरे समुदाय के किसी शख्स का पैर जो है वो दिए पर लग गया, और फिर उसके बाद जो है वो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और मामला जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नारेबाजी तक की नौबत आने लगी। और दोनों तरफ से ही जो है वो जय श्री राम, भारत माता की जय, एबीवीपी के जो गुट था उनकी तरफ से नारेबाजी हो रही थी, तो वही दूसरे गुट से जो है वो अल्लाह अकबर के नारे भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। फिलहाल हम आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं तो देखिए ये मेन कैंपस है जामिया यूनिवर्सिटी का, गेट नंबर 7 जो है वो इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो दिए आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, यही दिए और रंगोली जो है वो कल शाम में भी यहाँ पर
जो है वो इसी तरीके से दिवाली का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर इन दियों को जो है वो जलाया गया था। रंगोली जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी, सजाई गई थी। लेकिन जैसा कि पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शाम 7:30 बजे के करीब जो है वो जो दूसरे समुदाय के शख्स का पैर जो है वो एक दिए पर लगता है और फिर दिया जो है वो गिर जाता है, जिसके बाद से जो कहासुनी है वो शुरू हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एबीवीपी का पक्ष है उसका कहना है कि जो है वो जानबूझ करके जो दिवाली का उत्सव है उसको उसमें खलल डालने की कोशिश जो है वो की गई और इसके बाद जो है वो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। फिलहाल कल जो है दिल्ली पुलिस की जो है वो भारी भरकम तैनाती भी जो है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर किसी छात्र की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के कोई शिकायत जो है वो अभी तक नहीं जो है वो दर्ज की गई है और मामला जो है वो अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल जो है वो पूरी तरीके से शांत नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।